नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में अपन बात करेंगे बोर्ड और आरपीएससी का जो बदलता हुआ परीक्षा पैटर्न है उससे संबंधित। और हाल फिलहाल में दोनों अध्यक्ष आरएसएसबी के चेयरमैन आलोक राज जी और आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उत्कल रंजन साहू, दोनों के बयान काफी चर्चा में हैं। तो उन दोनों को लेकर के अपन बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके संदर्भ में भी अपन बात करेंगे कि अगर बोर्ड का परीक्षा पैटर्न बदल रहा है तो किस प्रकार के पेपर की अपन आशा कर सकते हैं कि लैब असिस्टेंट भर्ती में कैसा पेपर आएगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और बहुत अच्छे से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये बातें आप समझ जाओगे। दूसरी चीज, अपन एक जनरल पर्सपेक्टिव में भी बात करेंगे कि आखिर ये जो मामला है ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास समय है तो 10-15 मिनट निकाल के इस वीडियो को देखिए, ज्यादातर चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखो, अध्यक्ष साहब का जो बयान है अपन उसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि अब जो बोर्ड है वो परीक्षा पैटर्न में बदलाव करेगा। बदलाव करने का मतलब उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि अब हम वन लाइनर या सीधे जो टिक वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी बजाय हम थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे। हम थोड़े जो सोचने पे मजबूर कर दें ऐसे क्वेश्चन देंगे। इसका मतलब क्या है, समझो। पहले तो सबसे पहले तो पहले जो क्वेश्चन आते थे वो सीधे टिक करने वाले होते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। पहले सवाल कैसे आता था कि क्रेब चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है। क्रेब चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है, और फिर इसके अंदर ऑप्शन दे दिया था कि सिट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलोएस्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, मेलिक अम्ल है, ऐसे ऑप्शन। तो भाई सबको ही रटा रहता था कि सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अब सवाल ऐसे नहीं पूछेगा। सवाल क्रेब चक्र से अगर उसको पूछना होगा तो वो ऐसे पूछेगा कि क्रेब चक्र में किस स्टेप के दौरान, किस स्तर के दौरान FADH2 रिडक्टिव कोएंजाइम का निर्माण होता है। और फिर वो आपको ऑप्शन देगा कि अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम के दौरान, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट के दौरान, सक्सिनेट से फ्यूमनेट, फ्यूमनेट से मैलिक एसिड। तो अब क्या है, वो चीजें आपने क्रेब चक्र पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आया वो कैसा आया, बिल्कुल डीपली एनालिसिस। जिस बंदे ने क्रेब चक्र को एक एक पॉइंट को ध्यान से समझा है, कि उसको पता है कि भाई FADH2 कहां पे बन रहा है, ATP कहां पे बन रही है, NADH2 कितने बन रहे हैं, कहां कहां पे बन रहे हैं, कहां पे CO2 रिलीज हो रही है, कहां पे कोएंजाइम ए अंदर जा रहा है, कहां पे कौन सा एंजाइम यूज में हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसे बोलते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। मतलब जो चीजें आपने सीखी है आप उसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ये कोई अप्लाई करना नहीं हुआ कि क्रेब चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है, सिट्रिक अम्ल। और एक तरीके से हमने रटा है। समझ रहे मेरी बात को? तो हमने आपको शुरुआत से ही एक चीज बोली कि आप रटने की बजाय, नोट्स के पीछे भागने की बजाय आप चीजों को समझे। जब मैं शुरुआत में पढ़ा रहा था मैं एक ही बात कहता था, आप क्लास को समझने पे ध्यान दो। नोट्स हर जगह पढ़े हैं यार, हर जगह नोट्स पढ़े हैं, क्या करोगे नोट्स का। लेकिन बच्चों को मानना नहीं था, नोट्स दो नोट्स दो, हमने दे दिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बच्चे नोट्स से पढ़ रहे हैं वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। नोट्स वाली चीजें आप ये सोच रहे हैं मैं रट लूंगा, क्लास मैं देखूंगा नहीं, मेरा टाइम बच जाएगा, तो ये आपकी बेवकूफी है। ठीक है, मतलब जिस बच्चे ने समझा है ईमानदारी से, उसके लिए तो पेपर का लेवल बढ़ना खुशी की बात है। ठीक है, तो ये थोड़े सवाल कहने का मतलब बोर्ड ये कहना चाह रहा है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन, सिंगल टिक वाले क्वेश्चन, आप देखते ही क्वेश्चन जो हल हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे। हम चीजों को एनालिसिस करेंगे। बच्चे को अब दिमाग खर्च करना पड़ेगा, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सवाल कैसे सोल्व करना है। वो देखते ही उसका टिक नहीं लगा सकता। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हो गए। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता दूं, उन्होंने दे दिया कि कोशिका भित्ति चयनात्मक होती है, कोशिका भित्ति चयनात्मक पारगम्य है। भाई क्वेश्चन आ गया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दे दिया या कथन दे दिया कोशिका भित्ति चयनात्मक पारगम्य है, और उसका कारण क्या दे दिया, क्योंकि ये कुछ निश्चित अणु और आयनों को आने जाने देती है। तो ये इस प्रकार से दे दिया। और फिर ऑप्शन ए दे दिया कथन और कारण दोनों सही है, कथन एवं कारण दोनों गलत है, कथन सही है कारण गलत है, या फिर कथन सही है कारण गलत है। ऐसा चार ऑप्शन आगे इस प्रकार से भी आते हैं। कथन ए सही है और कारण इसकी व्याख्या करता है, कथन बी सही है और कारण इसकी व्याख्या नहीं करता। तो मतलब इस तरीके के ऑप्शन होते हैं। तो कुल मिलाकर के अब आपको चीजें
पूरी तरीके से डीपली जाकर के पढ़नी होगी। और वो कैसे होगा? जब आप क्लासेस जो लेक्चर्स हैं उसको ध्यान से देखोगे और कॉन्सेप्ट को सीखने पे जोर देंगे, तब होगा। ये नोट्स वाला और वो चीजें अब गायब है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों से मैं ये इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से सारी चीजें सीखी हैं, कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया हैं, तो ये आपके लिए फायदे की बात है कि पेपर का लेवल अगर अच्छा आता है तो कट ऑफ गिरेगी, ये निश्चित ही है। अगर पेपर का लेवल बढ़ाते हैं तो कट ऑफ गिरेगी। अब जैसे पटवारी का पेपर इतना ही नॉर्मल पेपर बना दिया, भाई ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था तो उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, वो भी नहीं था, आप देख लेना। तो उस तरीके की जो पेपर है उसको अब उसकी तरफ न जाकर के एक थोड़े स्टैंडर्ड बैलेंस्ड टाइप के पेपर बनाना चाहता है। ये तो थी आरएसएसबी की बात। तो 2-3 क्वेश्चन से आपको मैंने समझा दिया कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे पहले क्या आता था कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, उपयुक्त सभी, ये 4 ऑप्शन है। अब ऐसे नहीं आएगा, अब ऐसे आएगा निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और फिर कथन फर्स्ट दे दिया, कोशिका भित्ति सभी सजीवों का लक्षण है, या कोशिका भित्ति सभी सजीवों की कोशिकाओं का लक्षण है। कथन बी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ऑप्शन 3, या मतलब कथन 3 ये आ जाएगा कि सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। तो अब यहां पर एक ही क्वेश्चन में आपके 3 से 4 चीजें पूछी जा रही है। पहले क्या होता था, इतना सा पता है कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की है, यस टिक किया। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको पहला जो है उसका भी आंसर पता होना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, सही है कि गलत है। दूसरा कथन है उसका भी पता होना चाहिए, मतलब 4 क्वेश्चन कंबाइंड करके दे रहा है, वो आपकी प्रॉपर नॉलेज चेक कर रहा है, समझ आए? एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे देगा। तो इस प्रकार से सवाल, इतने से जो सवाल आते थे अब वो इतने हो जाएंगे, मतलब उनके अंदर पढ़ने में भी टाइम लगेगा, टाइम मैनेजमेंट का भी आपको तगड़ा तरीका होना चाहिए, ये बदलाव होगा। बाकी कुछ ऐसा बदलाव नहीं होगा कि आपके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आएगा, नहीं होगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके सिलेबस का बाहर नहीं होगा, एक आध एक्सेप्शन छोड़ दे, सारे सवाल सिलेबस के अंदर से होंगे। लेकिन तरीका क्या होगा, पूछने का तरीका बदल जाएगा। चीजों को डेप्थ एनालिसिस करके अगर आपने पढ़ा है तो आप जवाब दे पाओगे, सारी चीजें आपको पता है तो आप जवाब दे पाओगे। आपने रटा है, आपने नोट्स पढ़े हैं तो काम नहीं चलेगा। बस बात इतनी सी है जो समझने वाला मैटर है, ठीक है। दूसरी चीज अपन आते हैं आरपीएससी पे। आरपीएससी ये कहती है कि आप मूल किताबें पढ़ें, और मैं आरपीएससी के जो ये कथन है इसके पूर्ण विरोधी हूं। जितने भी जो अलग अलग विचारक उनका जो कहना है, मेरे विचार थोड़े से अलग है, 180 डिग्री पे है। कारण क्या है, आरपीएससी का ये मानना है कि आप मूल किताबें पढ़ें। मूल किताबें क्या होती है, क्या होती है मूल किताबें? एनसीईआरटी की किताबें या आरपीएससी की बुक, यही तो होती है। और ये भी कहना है कि कोचिंग वाले अब नहीं चलेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो आरपीएससी और एनसीईआरटी की किताबें वही तो कोचिंग में पढ़ाई जाती है। कोचिंग वाला टीचर, शिक्षक ऐसे तो है नहीं कि वो अपनी तरफ से कोई सिलेबस दे रहा है और उसकी अपनी कोई अलग ही पाठ्यक्रम है, ऐसा तो नहीं है। वो एक एक्सपर्ट है, वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, उसको चीजों का नॉलेज है, उसने पिछले पेपरों का एनालिसिस किया है, इतनी सारी चीजों को एनालिसिस के बाद वो एक हजारों बच्चों को पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मास्टरी है उस चीज की। क्या वो आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपके पास कितने सब्जेक्ट है, हर कोई भी भर्ती देंगे 10-15 सब्जेक्ट तो होंगे, एवरेज होंगे। तो क्या तुम हर सब्जेक्ट के ऊपर इतना टाइम दे पाओगे? तुम एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे, तुम आरबीएससी भी पढ़ लोगे, तुम पिछले पेपर का एनालिसिस भी कर लोगे। भाई आपको जब मिल रहा है सारी चीजें वो कोचिंग में, तो आपको खुद से वो मेहनत करने में 4-5 साल लगेंगे, फिर तो ये हो जाएगी बात। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, या गलत बोला इन्होंने कि कोचिंग से अब कुछ नहीं होगा, आप खुद पढ़ेंगे। तो मेरे को एक चीज ये बता दो, जैसे पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पीरियड का रिजल्ट आया उसमें लगभग 200 प्लस कुछ सीटें थी और उसमें 6 या 8 बच्चे पास हुए थे। तो क्या उसमें ऐसे 200 विद्यार्थी भी नहीं थे पॉलिटिकल साइंस में जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे? भाई टोटल फॉर्म 1-1.5 लाख तो आए होंगे तकरीबन, तो कम से कम 200 विद्यार्थी तो ऐसे मिलने चाहिए ना जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे। होती है, जेन्युइनली होती है भाई। जैसे लेब असिस्टेंट का फॉर्म आएगा, 5-6 लाख फॉर्म आएंगे, तो 1-2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इतने तो उसमें भी होंगे कम, भाई उतने अपन मान ही नहीं रहे, 200 तो होंगे।
उनका होना चाहिए, फिर उनका ही क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका एक क्या है, वो ईगो आ गया कि सामने वाले को फेल ही करना। और अगर ये चीज आ जाती है ना, फिर कोई पास हो ही नहीं सकता। अगर आप जो भी मेरे को देख रहे हैं, आपने ये सोच लिया कि इसका मैं एग्जाम लूंगा बायोलॉजी का और इसको मुझे फेल ही करना है, हो जाऊंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी XYZ एक्सपर्ट, कोई भी XYZ, अगर सामने वाले के मन में ये है कि मुझे इसको फेल करना है, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। समझ रहे मेरी बातों? तो वो थोड़ा सा गलत तरीका है, मुझे नहीं लगता ये सही है। क्योंकि एक जेन्युइन कैंडिडेट जितने आपको चाहिए उतने तो आपको मिलने चाहिए, उस लेवल का तो पेपर होना ही चाहिए। और मतलब इन्होंने ये किया, पिछली बार आप इसका देखना, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का बायोलॉजी का पेपर देखना, फर्स्ट ग्रेड का बायोलॉजी का पेपर इजी था सेकंड ग्रेड की तुलना में, निकाल के देख सकते हो आप। जबकि सेकंड ग्रेड में फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है, बायोलॉजी भी आ रही है, 11th 12th की सारी। फर्स्ट ग्रेड में तो केवल बायोलॉजी ही पढ़नी होती भाई, सब्जेक्ट के तौर पे देखे तो। लेकिन फिर भी सेकंड ग्रेड की तुलना फर्स्ट ग्रेड का पेपर इजी। ये कहाँ का बैलेंस हुआ, ये कहाँ का स्टैंडर्ड हुआ? समझ रहे मेरी बातों को? कुल मिलाकर के इसमें गलती, ये जो बयान है ना, इसमें कोचिंग की नहीं है, मैं इस चीज में कोचिंग का समर्थक हूं। ये गलती आरपीएससी की है। क्यों है आरपीएससी की? वो कह रहे मूल किताबें पढ़े। या तो आप बता दो कि मूल किताबें कौन सी हैं, नहीं तो मूल किताबें एक एक सब्जेक्ट की 10-10 किताबें आती है और इतने बड़े बड़े ग्रंथ आते हैं। एक भर्ती में अगर 10-15 एवरेज सब्जेक्ट माने तो 100 से 150 इतने बड़े ग्रंथ कोई बच्चा पढ़ सकता है क्या? कोई बच्चा समझ सकता है कि इतने बड़े? और अगर वो इतना ही महान है, उनको समझने के बाद याद भी रख लेगा, तो वो सेकंड ग्रेड की जैसे एग्जाम देगा क्या? अगर उसकी इतनी मेमोरी पावर है, फिर वो तो एक मतलब 0.001% स्टूडेंट में आएगा। फिर वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक टीचर जो होता है कोचिंग में, जो होता है वो इन चीजों का एक्सपर्ट होता है, वो सारी चीजों से गुजर चुका है, उन्होंने सारी चीजें पढ़ रखी है। आपको कोचिंग में हर सब्जेक्ट का अलग टीचर मिलेगा, तो वो अपने अपने सब्जेक्ट पे कमांड किए हुए रहते हैं और उस हिसाब से पेपर के एनालिसिस करके आपको एक परफेक्ट डिजाइन मैटर देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनकी नोट्स में आरबीएससी की चीजें कवर नहीं है, एनसीईआरटी की चीजें कवर नहीं है, सारी चीजें कवर मिलेगी। पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो उसके अंदर बढ़ाओ, कम से कम इतना तो रखो कि जितने मिनिमम आपको कैंडिडेट चाहिए उतने तो पास होने चाहिए। तो ये आरपीएससी का थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, जो मेरे विचार है अपने। अगर किसी को अलग चीजें लग रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरे अपने जो विचार है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। दूसरी चीज आरएसएसबी का मैंने आपको बता दिया। पेपर पैटर्न में जो बदलाव है वो बस इतना सा है कि अब आपकी फैक्ट चेक नहीं होगा, अब आपकी नॉलेज चेक होगी, आपकी डीप एनालिसिस का जो है वो टेस्ट होगा। सिंपल सी बात है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ी है चीजों को और प्रॉपर ढंग से क्लासेस देखी हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में जो है वो कार्य किया है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और मतलब खुश होने की बात है। ये तो कट ऑफ गिरेगी इस चीज से, अगर पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ता है तो कट ऑफ गिरेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये थी आज की बातें। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दी कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं उनको थोड़ा सा दिमाग से पढ़ते रहिए। अब मतलब इनएक्टिवली वो चीजें नहीं होगी, पैसिवली आप पढ़ के काम चला लोगे नहीं। जो भी कर रहे हो आपको एक्टिवली दिमाग से चीजों को सोच के समझ के, और ऐसा हुआ है तो यहाँ पे क्यों हुआ है, ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, जो सिलेबस है सवाल उससे बाहर नहीं आएगा। और आरएसएस भी अभी आरपीएससी के पैटर्न उतना मतलब स्टैंडर्ड नहीं पहुंचाएगा, तो ये बिल्कुल चिंता न करें कि आरपीएससी का जैसा पेपर आ गया तो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको साफ बोल रहा हूँ। आरएसएसबी का पेपर हाँ थोड़े लेवल का आ सकता है, लेकिन इतना लेवल का कि आप सेलेक्ट आराम से हो जाओ। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज के सेशन की बातें। अगर आपको पसंद आई हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और अगर आपको बुरी लगी है तो भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप, हाँ एक चीज मैं और बता देता हूँ, अगर आप में से कोई विद्यार्थी बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं मेरे साथ जुड़े, तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस 79 क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई इस चैनल पे बायोलॉजी की लैब असिस्टेंट के लिए। उतना पढ़ लेना, उतना समझ लेना, किसी भी स्तर का पेपर आ जाए आपका सवाल गलत नहीं होगा। एटलीस्ट इतने सवाल तो आप कर पाओगे कि आप एक अच्छी रैंक में हो जाओ। ठीक है, एक दो सवाल का मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम इतने सवाल आप जरूर कर लोगे कि आप एक अच्छी रैंकिंग पोजीशन में हो जाओ। ठीक है, तो आप जरूर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, माजिद से एजुकेशन एप्लीकेशन पे आपको
मेरे द्वारा जो बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। धन्यवाद।